हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो वी वेर सीइंग आवर सम कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो जिसमें हमने सबसे पहली कॉन्सेप्ट देखी थी दैट वाज योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, तो शॉर्टली मेरे साथ में रिकैप करो क्या सिखाया था मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपने बोलना सर हमने सीखा था बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन। दोनों अलग अलग चीजें। ओके, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। ये भी बात हमने पढ़ी। मैंने आपको इसके लिए भी बोला जब भी कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लाएगा, ओके, जब भी कोई ओनर ऑफ द बिजनेस पैसा लाता है बिजनेस के अंदर तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी बनती, उसे हम डेफिनेटली कैपिटल बोलते हैं। बट कैपिटल विल बी आवर्स व्हाट? लाइबिलिटी। ये हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो सवाल है हम उसे लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं? तो उसका जवाब है क्योंकि बच्चों बिजनेस में क्या होता है, अगर आप बिजनेस के एंगल से सारी अकाउंटिंग कर रहे हो तो कोई बिजनेसमैन ने पैसा उसके अंदर डाला तो बच्चों उस बिजनेस को वो अमाउंट कभी ना कभी रिटर्न करनी पड़ेगी बिजनेसमैन को। और जनरली कब रिटर्न करनी पड़ती है? जब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ओके, तो बिजनेस जब बंद होगा तब आपको वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो इसके लिए उसे लाइबिलिटी बोला जाता है। ये बात हमने देखी। हमने ये भी बोला कि भाई बिजनेस के खुद के नाम पे एसेट्स होते हैं और उसके खुद के ही नाम पे क्या होती है बताना? लाइबिलिटीज भी होती है। ओके, एसेट्स बोले तो हमारी प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटी मतलब जिन्हें हमें पैसे देने बाकी हो, दे विल बी आवर्स व्हाट? लाइबिलिटी। अब आई होप आपको ये तो टर्म्स वगैरह सब समझ रहे होंगे, ताकि अब मैं जब भी ये वर्ड्स यूज करूं तो आई होप आपको कोई डिफिकल्टी अब नहीं आएगी। ओके, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखी थी दैट वाज अवर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारी कौन सी कॉन्सेप्ट है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जैक्टली क्या बोलती है? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज दैट ऑल द ट्रांजैक्शन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी ट्रांजैक्शन है जिनको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो तो उसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और जिन ट्रांजैक्शन को आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे वो कौन से होंगे बताना? जिन्हें मेजरेबल नहीं हो सकते, या जो ट्रांजैक्शन नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे ही नहीं। ओके, तो हम लोगों ने ये भी बात देखी थी। और इसमें हमने बोला क्योंकि मनी इज सर्व्ड एज व्हाट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई चीज अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो ना तो वो मनी के बदले में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भी बात अपन ने देखा। और उसके बाद हमने बोला ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो जिन ट्रांजैक्शन में अरे पैसा ही नहीं तो क्या वो ट्रांजैक्शन कभी रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? जवाब है नहीं होगा। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, फिर हमने ऐसे कुछ एग्जांपल देखे जैसे स्ट्राइक हो गई। ओके, हड़ताल पे चले गए अपने लोग, तो फिर वहां पे क्या होगा? वहां पे मनी पे आप उसको कंसिडर कर ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली उसे आप लोग रिकॉर्ड नहीं करते हो। ओके, तो ये सब बातें अपन ने देखी। फिर इसके बाद अच्छा, मेरे को किसी ने सवाल डाल दिया था सर हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से उदित ही होगा, जितना मेरा दिमाग बोलता है। तो उदित ने मुझे सवाल पूछा था सर हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? तो हेट्रोजीनियस का मतलब मैंने आपको तभी बताया था, अलग 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 ट्रांजैक्शन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस फैक्ट। ओके, तो बिजनेस में देखो अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कभी रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो और कुछ काम कर रहे हो, ये सारे क्या हो गए? हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स अबाउट द बिजनेस। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखी बच्चों, दैट वाज कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, तो ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलती है? कॉस्ट कंसेप्ट क्लियरली एक ही बात बोलेगी, आप लोग जितने में कोई असेट एक्वायर करोगे, मतलब जितने में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करोगे तो बस उसी वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना। और मैं आपको यह भी बता चुका था कि असेट रिकॉर्ड कहां पे होती है। तो आपने बोला सर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है। हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, कैसे आती है बैलेंस शीट? लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, ऐसे बनती है बैलेंस शीट। ओके, तो जो भी आपकी असेट होगी वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी, और बैलेंस शीट में कितने पे रिक्वायर्ड होगी या कितने पे रिकॉर्ड करोगे? तो बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं।
एंड व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? तो भाई जितने में एक्वायर किया उस वैल्यू को क्या बोलने का? हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं लैपटॉप 60,000 में एक्वायर कर रहा हूं तो उस लैपटॉप की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी हुई? तो वो 60,000 हुई। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मैंने एक मशीन परचेस करके लाया मेरे बिजनेस के लिए 5 लाख में, तो बताओ उस मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गई? 5 लाख रुपए हो गई। ओके, तो जितने में एक्वायर करोगे उस वैल्यू पे आपने उसे कहां पे बता देना है? बताना आपके बैलेंस शीट में बता देना पड़ेगा। और वो भी किस साइड में बताओगे? तो असेट साइड में बताएंगे। दिस इज नथिंग बट योर कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, दिस इज योर विच कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट। आई होप दिमाग में गया होगा। ओके, लेकिन हमने उसमें ये भी बात बोली, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग सिर्फ कॉस्ट पे ही बताएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट कि हम हमेशा कॉस्ट पे ही बताएंगे। मतलब मैंने लैपटॉप 60,000 में परचेस किया तो ईयर बाय ईयर में उसे मेरे बैलेंस शीट में 60,000 में ही बताऊंगा, 60,000 में ही बताऊंगा, ये भी नेसेसरी नहीं होता। क्योंकि फिक्स असेट की वैल्यू जो होती है वो सिस्टमैटिकली रिड्यूस की जाती है। ओके, जो भी आपके एसेट होंगे उसकी वैल्यू को क्या किया जाता है? सिस्टमैटिकली रिड्यूस किया जाता है। और ये जो सिस्टमैटिकली आप रिड्यूस करते हो ना बच्चों, इट इज कॉल्ड एज व्हाट यार? डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग क्या बोलने वाले? डेप्रिसिएशन बोलने वाले। ओके, और मैंने आपको बोला भी था बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू इट्स यूज। जब भी कोई आप असेट यूज करते हो तो उसके यूसेज की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होने लगती है। तो इसको हम लोग क्या नाम देने वाले? डेप्रिसिएशन नाम देने वाले। अरे समझे या नहीं समझे? ओके, तो ये था अब तक का आपका पार्ट। तो आई होप आपको एक और नया टर्म यहां सीखने को मिल गया, दैट इज डेप्रिसिएशन। बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बोला था कि बेटा मैंने एक लैपटॉप परचेस किया है 60,000 का। ओके, और मैं 1 साल के बाद बोर हो गया लैपटॉप से, तो मेरे को आप लोग मिले, तो मैं सोचा यार बाकी किसको बेचूं? आप शायद भोले भाले लोग हो तो आपको ही ठोक देंगे लैपटॉप। तो मैंने आपको बोला यार देख 60,000 में लेगा या लेगी क्या? तो तुम लोगों ने क्या बोला? सर कब लिया हुआ है? तो तुम बड़े चालू निकले। मैं समझ रहा था भाई भोले भाले लोग है, लगा दो इनको 60,000 का लैपटॉप 60,000 में। लेकिन आप बड़े चालू थे, आप लोगों ने मुझे पूछा सर आपने ये लैपटॉप कब परचेस किया? तो मैंने बोला यार 1 साल पहले परचेस किया। तो आपने पूछा सर हमको कितने में बेच रहे हो? तो मैं बोला भाई 60,000 में बेच रहा हूं। मैंने 60 में परचेस किया तो तुमको भी 60 में बेच रहा हूं। तो तुम बोलेंगे सर अपने को येड़ा मत समझो। ओके, अपने को मतलब तुमको। ओके, तुम बोलोगे सर तुमने अगर 1 साल पहले 60,000 में लैपटॉप परचेस किया, आपने उसे 1 साल यूज किया, तो सर आज हम उसे 60,000 में नहीं लेंगे, हम उसको कम वैल्यू पे लेंगे क्योंकि तुमने उसे क्या किया है? यूज किया है। अरे बात समझे या नहीं समझे? तो अकॉर्डिंगली मैं बोलता भाई बहन जो भी है अब बता दे फिर कितने वैल्यू में लोगे? तो आपने बोला सर 40 में देते होंगे तो लेंगे, नहीं तो जाओ घर को। अरे बात समझे या नहीं समझे? फिर अकॉर्डिंगली मैंने सोचा कि यार ये बच्चे बड़े स्मार्ट है और डेफिनेटली मैंने उसे 1 साल तक यूज किया, तो मैंने आपको लेट से 40 में बेचा। बट यहां एक बात कंसिडर करो, यहां एक बात ध्यान में लो बेटा, ये जो 20,000 कम किए, ये 20,000 जो कम हुए ना, क्योंकि मैंने परचेस किया था 60 में और आपको सेल जब कर रहा हूं तो कितने में सेल कर रहा हूं? 40 में कर रहा हूं। ये जो 20,000 का रिडक्शन आया ना बच्चों, ये किस में रिडक्शन आ रहा है बताना? वैल्यू ऑफ असेट में रिडक्शन आया, तो इसी को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट यार? डेप्रिसिएशन। तो हमेशा याद रखो जब भी आपके रिडक्शन आने लग जाए, किस में रिडक्शन आए? वैल्यू ऑफ असेट में रिडक्शन आने लग जाएगा तो हम उसे क्या बोलने वाले? हम उसे बोलने वाले हैं डेप्रिसिएशन। ओके, आई होप आपके दिमाग में गया होगा। ठीक है, चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे देख रहे हैं एंड विच इज व्हाट योर? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, ये आपको समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे अकाउंट में बहुत सारी अलग अलग मेथड होती है। अब जैसे यही की बात करते हैं, ये जो आपको डेप्रिसिएशन बोला ना मैं, क्या होता है डेप्रिसिएशन?
जब असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, जब जब असेट की वैल्यू कम कम होते जाती है उसके यूसेज की वजह से, तो उसे क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली स्पीकिंग ये डेप्रिसिएशन की प्रोवाइड करने की कुछ मेथड्स होती है। अब वो मेथड तो मैं आपको बताने नहीं बैठूंगा अभी, मैं सिर्फ आपको एक बात कर रहा हूं, ये आपको सिलेबस में है। ओके, तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये कैलकुलेट करने की कुछ मेथड्स है। ओके, एक मेथड है WDV, एक मेथड है SLM। मेरे को डेफिनेटली आपको अभी ये समझाना ही नहीं है, इस पे तो पूरी महाभारत रामायण अपनी बाद में होने वाली, अभी सिर्फ हम लोग समझ के ले रहे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना। काय की वजह से डिक्रीज हो रही है, उसको यूज करने की वजह से उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होंगी तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले, डेप्रिसिएशन बोलने वाले। ओके, तो बच्चों ये डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसकी अलग अलग, वैसे तो बहुत सारी मेथड है बट यहां के लिए समझ लो दो मेथड, दैट इज एक WDV और दूसरी SLM मेथड। ठीक है, एक है WDV और दूसरी कौन सी बताना, आपकी SLM मेथड। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ये WDV एंड SLM मेथड है डेप्री निकालने की। अब होता क्या है, आपकी चॉइस होती है, अब समझ के लो आप लोगों, ओके, और आप लोगों को डेप्रिसिएशन निकालना है तो आपको ये मेथड अच्छी लगती, कौन सी, WDV। तो आप क्या कर रहे हो, आपके बिजनेस में जो डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब रिडक्शन कितना हुआ वैल्यू में, तो वो अगर आपको निकालना है तो आप एक मेथड फॉलो कर रहे हो, दैट इज WDV। ओके, तो आपने क्या किया, एक साल WDV मेथड फॉलो करी और सेकेंड ईयर में आप लोग क्या करना चाह रहे हो, SLM मेथड फॉलो करना चाह रहे हो। मतलब एक साल आपने डेप्रिसिएशन निकाला WDV से और सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो कोई तो भी दूसरी ही मेथड से, SLM मेथड से निकाल रहे हो। फिर वापस से मन आया तो फिर आप WDV मेथड से निकाल रहे, फिर अगले ईयर वापस से SLM पे निकाल रहे। तो बच्चों क्या ऐसा आपको लगता है कि आपको ये निकालने के लिए ऐसा जमेगा? देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू में रिडक्शन आना, वो रिडक्शन कितना आएगा वो निकालने की कुछ मेथड्स है। एक मेथड है WDV और दूसरी मेथड है SLM। ठीक है, तो है तो दो अलग अलग मेथड, बट आप अगर ऐसा कर रहे हो, इस साल निकाल लेंगे WDV मेथड से, अगले साल निकालेंगे SLM मेथड से, फिर वापस WDV, फिर वापस SLM, तो अकाउंट्स में ऐसा चलता है क्या? तो जवाब है ना भाई ना, ऐसा नहीं चलता। ओके, अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ओके, ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट शॉर्ट में बोलो तो क्या बोलती है? तो बेटा ध्यान से सुनो, consistency says that whichever accounting policy is followed, okay, whichever accounting policy is followed, that should be followed consistently, that should be followed consistently year by year, ओके। तो इसका मतलब क्या हो रहा बच्चों, दिस कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सेज दैट जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, या हम लोग इसको मेथड भी बोल सकते हैं, ओके, मतलब अकाउंट में जो भी आप लोग मेथड फॉलो कर रहे हो ना, वो मेथड आपने ईयर बाय ईयर फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। ओके, ऐसा नहीं कि एक साल में आप डेप्रिसिएशन निकालने के लिए WDV मेथड फॉलो कर रहे हो, अगले ईयर में SLM फॉलो कर रहे हो, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलता। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलती है कि बाबा तुम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे, जो भी अकाउंट के लिए जो भी मेथड फॉलो कर रहे, वो आपने ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो करना। अगर आज इस साल में आप लोग डेप्रिसिएशन के लिए अगर WDV मेथड फॉलो कर रहे
तो नेक्स्ट ईयर में भी WDV, उसके नेक्स्ट ईयर में भी WDV, ऐसे आपने उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं इस बार WDV, फिर मनाया तो SLM, फिर वापस मनाया तो WDV, ऐसा चलेगा क्या? जवाब है नहीं चलेगा। ये कौन करने के लिए आपको मना कर रहा है? तो बेटा ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें मना करती है ऐसा काम करने से। तो सिंपली स्पीकिंग, स्वीटली स्पीकिंग, कंसिस्टेंसी आपको क्या बोलती है? दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट whichever अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप लोग फॉलो कर रहे हो, दैट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर, मतलब हर साल कंसिस्टेंटली आपने वही मेथड फॉलो करनी चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे? जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है तो उसके है वैसे तो दो मेथड, एक है WDV, एक है SLM। तो आप अगर एक साल WDV से निकालो, अगले ईयर में SLM से निकालो, तो क्या ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जवाब है नहीं चलेगा। ओके, कौन रोक रहा है आपको? तो भाई कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपको यहां पर रोकेगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी सेज दैट whatever accounting policy you are following, that has to be followed year by year consistently। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ओके, चलो वापस से देख लेते। Any policy adopted for accounting should be continuous or consistent throughout the business। ओके, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बस इतना ही बोलती है, any policy adopted for accounting शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट। तो जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना चाह रहे हो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द बिजनेस। मतलब जब तक आपका बिजनेस चल रहा तो उसे आप कंटिन्यूअसली फॉलो करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ये आपको कौन बोलती है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलती है। जैसे अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन के लिए WDV और SLM दो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर आप WDV फॉलो कर रहे हैं तो आपने क्या करना? उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करना, कंसिस्टेंटली फॉलो करना, थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ आपने उसे फॉलो करते रहना। ऐसे नहीं अभी WDV तो फिर मन हुआ तो SLM करने लग गए, ऐसा चलेगा क्या? तो जवाब है ऐसा नहीं चलता। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, उसके बाद अनलेस एंड अनटिल सर्कमस्टेंसेस डिमांड। हाँ, जब तक सर्कमस्टेंसेस की जरूरत नहीं है, मतलब जब बहुत ही ज्यादा अगर नीड निकल के आई तब की बात अलग, बट जब तक कोई ऐसी नीड वगैरह ना हो तो तब तक आपने उसको फॉलो, मतलब उसको चेंज नहीं करना चाहिए। However, it does not stop any improvement of new technique, but that should be disclosed with a note। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चेंज करने से ही कोई रोक रहा, मतलब आप कोई इंप्रूवमेंट करना चाहो तो आपको कोई इंप्रूवमेंट करने से रोक रहा, ऐसा इसका मतलब नहीं होता। आप चेंज करना है कर सकते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट अगर कुछ हो रही होगी तो बात अलग है। अब वैसे तो जब आप आगे जाओगे फाउंडेशन वगैरह में, मैं तो आपको फाउंडेशन के भी लेक्चर्स दूंगा, मैंने आपको बताया, बट ये चैप्टर होने दो, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फाउंडेशन में टॉपिक्स है उसके मैं आपको वो वीडियो लिंक दूंगा, किसके? CA फाउंडेशन के वीडियो लिंक्स आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो ये तो हमारा हो जाएगा। तो वहां पे आप लोग देखोगे और कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको यहां पे थोड़ा सा क्या करना पड़ता है। अगर कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं भी हुई तो भी आपको चलेगा। कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं? वो हमारे 11th में तो नहीं है वो, लेकिन CA फाउंडेशन में जरूर है। तो हमारा जब वो चलेगा तो डेफिनेटली हम लोग उसको देख लेंगे। ओके, बट फिलहाल अभी इतना ही समझो कि भाई जब भी आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, मतलब जो भी मेथड वगैरह आप लोग फॉलो करोगे, दैट हैज टू बी फॉलोड ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली। उसको आपने हर साल क्या करना? कंसिस्टेंटली फॉलो करना। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा चलेगा क्या अभी बीच में WDV कर रहा फिर मुंह उठा के SLM ही फॉलो कर रहा, ऐसा चलेगा क्या? तो जवाब है नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल दिया है, A company adopts fixed installment method for charging depreciation। बेटा ये जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का यहाँ पे ये नाम दिख रहा है ना, तो इस फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को ही SLM भी बोला जाता है, ये उसका दूसरा नाम है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। अब वो क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा पूरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपको है सिलेबस में, तो हम लोग उधर देखेंगे। ओके, हाँ, बट ध्यान रखो
अगर एक कंपनी अडॉप्ट करती है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए ये एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं ऑन फिक्स एसेट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब आप अगर स्टार्टिंग से ये एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको बोलते हैं, तो अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपने बिजनेस के स्टार्ट से एंड तक यही मेथड फॉलो करनी है। ओके, तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट बोलती है बताना है, आपकी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलती है। ओके, बट अब मेरे को अगर एक बात बताओ, आपको मैं एक एक लाइन में सारी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछूं तो आपके स्लोगन्स क्या होने चाहिए? देखो, ऐसे नारे लगाना, ऐसे स्लोगन्स लगाना। मैं आपको पूछूं, चलो रे बोलो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपने बोलना सर बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन, दोनों भी अलग अलग है, ये ऐसे आपने बोलना चाहिए। फिर मैं आपको बोलूं, चलो रे बताओ फटाफट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आपने बोलना सर वो ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसको पैसे के टर्म्स में मेजर किया जा सकता, गिना जा सकता, बस वही रिकॉर्ड होगा। ऐरा गहरा ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले। ये कौन सी कॉन्सेप्ट बोलती है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलेगी। उसके बाद हमने सीखा कॉस्ट कंसेप्ट। हाँ, तो बताओ कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में क्या बोल रहे हो? तो भाई कॉस्ट कंसेप्ट बोलती है whatever asset you are acquiring, मतलब जो भी एसेट तुमने एक्वायर करी, एक्वायर मतलब परचेस करी, तो उसे हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? तो जितने में एक्वायर किया तो उतने में हम लोग उसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो ये तुम्हारी कौन सी हो रही है बताना? कॉस्ट कंसेप्ट हो रही है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने क्या देखा बताना? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये अभी अभी देखा है हमने, आज ही देखा है। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि भाई जो भी तुम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो भी अकाउंट करने की मेथड फॉलो कर रहे हैं, दैट हैज टू बी फॉलोड ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली। आपने क्या करना? ऐसा चेंज वेंज करते रहना, क्या नहीं करना। जैसे डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया, अगर आप डेप्रिसिएशन की WDV मेथड फॉलो कर रहे हो तो ईयर बाय ईयर आपने क्या करना चाहिए? WDV ही फॉलो करनी चाहिए। ओके, हाँ, एक आधे केस में आप लोग उसे क्या कर सकते हो बताना? SLM मेथड भी आप लोग वहां पे फॉलो कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर व्हाट, दिस इज योर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट देखने वाले या कॉन्सेप्ट देखने वाले, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत ज्यादा क्या है बताना? इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ के लेना। दिस इज योर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट है बताना? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये सीए में भी, फाउंडेशन में आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, और हमारे अकाउंटिंग के लाइफ में आपको ये वाली जो कॉन्सेप्ट रहेगी, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी। ओके, मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड बता देता हूं, क्या क्यों कैसे सब आपको समझा देता हूं, और फिर उसके बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में बुकिश लैंग्वेज में भी देखेंगे। ओके, तो देखो यहां पे हम लोग सीख रहे हैं अभी कौन सी कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, ध्यान देना मेरे पास में। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, और बच्चों ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है, ओके, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हमको क्या सिखाती है? तो मैं आपको बोलूंगा ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपको रोना सिखाएगी। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाएगी बताना? रोना सिखाएगी। आप बोलेंगे सर रोना तो हमको ऐसे भी आता, लेकिन बेटा ये अकाउंट का रोना है। ओके, कंजर्वेटिज्म क्या होता? अकाउंट का रोना होता। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं समझ रहा, आप क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, अब ध्यान से सुनो आप लोग। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, नाम तो आपको पता ही होगा, कौन है बताना? ये मिस्टर ए है। तो ये है अपना मिस्टर ए। अब तुमको इसकी तो अच्छी पहचान हुई होगी। तो दिस इज वन बिजनेसमैन हुज नेम इज व्हाट? मिस्टर ए। ठीक है, अब हुआ क्या?
अब हुआ इसे, इसके पास में कुछ गुड्स पड़े हुए थे, देयर आर सम गुड्स, यहां पे ऐसे पड़े हुए थे गुड्स। तो मिस्टर ए को ये बात पता चली कि यार ये जो गुड्स है ना, ये मान के चलो है तो 10 रुपीज के, या हम लोग 1000 कर लेते, बड़ा छपड़े दिखेगा 10 रुपये। तो मान के चलो मिस्टर ए को बहुत अच्छे से पता था कि ये जो गुड्स पड़े हुए हैं ना वो 1000 रुपीज के ही गुड्स है। ओके, मतलब शायद मिस्टर ए ने 1000 रुपीज का खर्चा करके ये गुड्स परचेस किए होंगे, तो उसके पास में ये पड़े हुए। बट इसको एक चिंता सताए जा रही है, इसको एक वरी है, मैं बोलूंगा इसको एक टेंशन है। टेंशन किस बात की है कि उसको लग रहा है, मिस्टर ए को एस्टिमेशन लगा रहा है मिस्टर ए कि ये जो मेरे पास में गुड्स पड़े हुए हैं इनकी शायद फ्यूचर में प्राइस गिरेगी और ये अब 800 रुपए के ही रहेंगे। देखो बात समझो, ये जो मिस्टर ए है ना, इसके पास में गुड्स पड़े हुए थे और 1000 के वो गुड्स थे, 1000 में उसने वो परचेस किया। तो अब वो एक एस्टिमेट कर रहा है कि फ्यूचर में शायद से प्राइसेस जो रहेंगी ना इस गुड्स की, ये कितनी होने वाली है बताना, 800 होने वाली है। ओके, तो आपको नहीं लगता कि बैठे बिठाए इस गुड्स की वैल्यू कम हो रही है? ओके, अब जैसे मान के चलो आज मेरे पास में कोई गुड्स है, मैंने परचेस करके लाया 1000 में। ओके, नॉर्मली कोई चीज अगर मैं 1000 में परचेस करूं तो मैं उसे बेचना काय पे चाहूंगा, सेल काय पे करना चाहूंगा, तो प्रॉफिट पे सेल करना चाहूंगा। तो मेरे पास अगर 1000 की कोई गुड्स होंगी तो मैं डेफिनेटली उसको 1000 के ऊपर बेचना चाहूंगा, 1100 बोलो, 1200 बोलो, 1500 बोलो, मैं कभी भी ऊपर बेचना चाहूंगा। ये समझता है सबको? तो मिस्टर ए के भी पास में गुड्स थे 1000 के, और मिस्टर ए सोच तो रहा था कि भाई अपने को इसको 1000 के ऊपर बेचना, 1500 में बेचना, 1000 के ऊपर और 500 रुपए कमा लेना, ऐसे उसके दिमाग में विचार तो थे। लेकिन एक उसको एस्टिमेशन करना पड़ा, या उसे एक बात पता चली लोगों से कि अपने पास जो गुड्स पड़े ना, जो 1000 के गुड्स है ना, तो उसकी मार्केट में प्राइस फ्यूचर में होने वाली है 800। हो सकता क्या ऐसा? डेफिनेटली हो सकता। अरे सोच के देखो ना बच्चों, आपके पास में सेलफोन है। ओके, आप लोग मान लो अब आप ग्रोसरी शॉप वाले नहीं हो, अब मैं आपका बिजनेस चेंज कर रहा हूं, तो आप लोग अब क्या बन गए? अब आप लोग सेलफोन वाले बन गए। ठीक है, अब तुमको भी पता है सेलफोन कितना नौटंकी होता है। सेलफोन के बच्चों आपको भी पता है, जब कोई भी सेलफोन नया नया लॉन्च होता है, ओके, किसी भी कंपनी का, तो जब नया नया लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस अच्छी होती है, तगड़ी होती है। बट आफ्टर 5 to 6 मंथ, 5 से 6 महीने के बाद आपको पता है कि इसकी प्राइसेस जो है ना वो नीचे नीचे गिरने लग जाती है। फिर अपने जैसा इंसान वही रोने लग जाता, अरे यार मैंने 5 महीना पहले इतने में परचेस किया, अब तो यही सेल फोन इतने कम में आ रहा है। अरे बात समझती है आपको? होता है ऐसे आपके भी साथ में। तो मुझे एक बात बताओ, आप अगर सेलफोन के लेट से डीलर हो, आपके पास में ये सेलफोन आके पड़े हुए हैं, ओके, लेट से आपने 1000 में कोई सेलफोन किया, 1000 में तो डब्बा आता है सीधा, बट समझ के चलो भाई, लो इसको 10,000 कर लेता हूं। कोई सेलफोन आपके पास में 10,000 का पड़ा है, बट आपको एस्टिमेट हो गया कि इसकी प्राइसेस आगे जाके गिरने वाली है, 10,000 से ये मार्केट में सिर्फ अब सीधे 8,000 में बिकने वाला है। हो सकता है क्या ऐसा? तो जवाब है जी हां, हो सकता। बट मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा कि यहां पे इस मिस्टर ए को एस्टिमेट हुआ कि भाई अपना 2000 का लॉस होने वाला है? क्यों 2000 का लॉस होगा? क्योंकि इस बंदे ने, आप मुझे बताना, कितने में परचेस किया? 10,000 में परचेस किया, और फ्यूचर में कितने में बिक सकता? 8,000 में बिक सकता। मतलब सीधी सी बात है, उसने एस्टिमेट कर लिया कि अपने को 2000 का, 2000 का लॉस होने वाला है। He will be facing the loss of rupees how much? 2000 का लॉस। तो सवाल यह है, क्या ये लॉस आज के डेट पे हुआ? तो ये आज के डेट का लॉस नहीं है, ये फ्यूचर में होगा। बात समझो, ये फ्यूचर में लॉस हो सकता, हुआ नहीं है, फ्यूचर में हो सकता। ओके, इसको बोलते हैं एंटीसिपेटेड लॉस। इसको क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटेड लॉस। ओके,
एंटीसिपेटेड लॉस, आंटी नहीं बच्चों, क्या है वो, एंटीसिपेटेड लॉस, ठीक है। मतलब जो आपने एंटीसिपेट किया, मतलब एस्टिमेट किया कि अपना इतना लॉस हो सकता, तो कितना लॉस हो सकता है ये आपने एस्टिमेट किया 2000, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड लॉस या एंटीसिपेटेड लॉस, इसको बोला जाता। ओके, तो सवाल ये उठता, क्या ये लॉस मेरा आज का, नहीं आज का नहीं है, ये तो मेरा फ्यूचर का लॉस है, एंटीसिपेटेड लॉस है, एस्टिमेटेड लॉस है। तो सवाल ये है, क्या मैं इस लॉस को आज रिकॉर्ड करूं क्या, बात समझो, इस लॉस को क्या मैं आज रिकॉर्ड करूं क्या, ये मेरा सवाल उठता। दिमाग पे जोर डालो, देखो अपने को सिर्फ एस्टिमेशन लगाना आ रहा, अपन सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं कि बाबा अपने पास जो गुड्स है ना, इसकी वैल्यू कल चल के कम हो जाएगी, एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेगी, तो अपने को लॉस तो होगा, बट जब फ्यूचर में बेचेंगे तब लॉस होने वाला। ये आपने एंटीसिपेट किया, एस्टिमेट किया। तो सवाल ये है, ये जो 2000 का एंटीसिपेटेड लॉस है, क्या मैं उसे आज रिकॉर्ड करूं क्या? तो जवाब है जी हां। ओके, जवाब है यस, आपको इसे आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ही ये बोलती है, क्या? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सेज दैट ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड फॉर, मतलब जो भी आपको एंटीसिपेटेड लॉस होगा, मतलब आपको जो भी पता चला कि भाई ये फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता, तो उसको आपने डेफिनेटली आज रिकॉर्ड करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो रहा, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड फॉर, मुझे अगर पता है कि फ्यूचर में मेरे को कोई लॉस होने वाला है, तो मैं डेफिनेटली उसे आज ही रिकॉर्ड करूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। और इसी के लिए तो बोला ना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमको क्या सिखाती है बताना, रोना सिखाती है। मेरे को एक बात बताओ, आपको होने वाला है गम, अरे गम काहे का होगा बेटा, लॉस होने वाला है धंधे में, आप बिजनेस कर रहे हो, किस आशा से, किस इरादे से, किस इच्छा से आप लोग बिजनेस करते हो, तो बेटा आप बिजनेस करते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ओके, अब हमको अगर पता चल रहा है कि बाबा फ्यूचर में अपने को होने वाला है लॉस, आज हो रहा क्या, आज नहीं हो रहा, वो तो होने वाला है फ्यूचर में। तो नॉर्मली आपने बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग सुने होंगे कि भाई फ्यूचर की चिंता फ्यूचर पे छोड़ दो, आज में जियो। ओके, तो लेकिन बिजनेसमैन ये काम नहीं करता, उसको ये काम करने नहीं देती, कौन नहीं करने देती, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट करने नहीं देती। Conservatism concept says that all anticipated losses should be recorded for, मतलब जो फ्यूचर में लॉस होने वाला उसका गम आज से मनाओ। अरे भाई बिजनेस में लॉस हुआ तो गम मनाएंगे या पार्टी करेंगे? तो आई होप सो, अगर आप रैशनल होंगे, दिमाग ठिकाने पे होगा, तो आप लोग तो गम ही मनाओगे। बात सीधी है ना, बिजनेस में अगर लॉस होने वाला है तो हम पटाखे फोड़ेंगे? जवाब है नहीं, हम लोग तो गम में डूबेंगे। लेकिन वो लॉस कब हो रहा या कब होगा? फ्यूचर में होगा। उसका गम वैसे देखा जाए, अपने जो बड़ी बड़ी बातें होती है उसके हिसाब से देखा जाए, तो फ्यूचर का लॉस तो वैसे तो फ्यूचर में गम मनाना चाहिए, बट कंजर्वेटिज्म हमको ऐसा करने नहीं देती। कंजर्वेटिज्म सेज दैट ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड फॉर। अरे भाई कल लॉस होने वाला ना, तो कल के गम में मत डूबो, उसका गम आज ही मना लो एडवांस में। ओके, एडवांस में ही आप क्या कर लेना, गम मना के रख देना। ये आपको कौन सिखाती है? आपकी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सिखाती है। इसी के लिए तो बोलता हूं ना बच्चों, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपको सिखाती क्या है बताना, रोना सिखाती है। ओके, देखो, लेकिन इसके अपोजिट, अब ये समझो ऐसा कुछ हुआ। ओके, दूसरी बात देखते हैं, वही अपना ये मिस्टर ए यहां बैठा है। ओके, इसके पास में 1000 रुपीज के, अब लेट से 10,000 के गुड्स पड़े हुए हैं। ओके, और इसके दिमाग में विचार चल रहा है, या इसने एस्टिमेशन लगाया कि ये जो 10,000 के गुड्स है ना, ये फ्यूचर में 15,000 के होने वाले, मतलब ये फ्यूचर में 15,000 पे बिक सकते, सेल हो सकते, ऐसे एस्टिमेट किया। अरे ये किसने एस्टिमेट किया? आपके मिस्टर ए ने एस्टिमेट किया। देखो दोनों एग्जांपल में क्या फर्क है? पिछले एग्जांपल पे मिस्टर ए एस्टिमेट कर रहा था कि भाई अपने को होने वाला लॉस, ओके, और लॉस कितना होगा?
2000 का लॉस होगा फ्यूचर में, ऐसा एस्टिमेट किया। किसने एस्टिमेट किया था? मिस्टर ए ने। ओके, तो हमने बोला भाई कंजर्वेटिज्म बोलती है गम भले ही आपको फ्यूचर में होने वाला, बट उसको आज ही मना लो। अब गम आप पूछेंगे सर गम मनाते कैसा है, बट ऐसे ही मान लो गम आपने आज ही मनाना। आप ऐसा मत सोचो कि फ्यूचर का लॉस है फ्यूचर में सोचेंगे, ऐसे नहीं, उसे आज ही रिकॉर्ड करो, ये बोलती है कंजर्वेटिज्म। और इसके उल्टा यहां पे देखो, मिस्टर ए के पास 10,000 के गुड्स पड़े हैं, वो बेचा जा सकता है 15,000 में। ये एस्टिमेट कौन कर रहा? आपका मिस्टर ए एस्टिमेट कर रहा। तो आपको नहीं लग रहा कि उसने 5,000 का प्रॉफिट होगा, ऐसा एस्टिमेट कर लिया? तो इसको बोला जाता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, या फिर इसको दूसरा भी नाम है एंटीसिपेटेड प्रॉफिट। ओके, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट। बात समझ में आ रही ना सबको? तो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा रे? अपन ने परचेस कितने में किया? 10 में, और वो बोल रहा है कि भाई प्राइस कितनी बढ़ सकती है? 15,000 तक बढ़ सकती है। तो इसका मतलब आपको कितने का प्रॉफिट हो सकता? 5,000 का आपको प्रॉफिट हो सकता। ये जो 5,000 है ना बच्चों, ये आपका एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है, या मैं बोलूंगा आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। ओके, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट आज हो रहा है या फ्यूचर में होगा? ये प्रॉफिट भी आपको होने वाला है फ्यूचर में, ये आज नहीं होने वाला। ओके, तो अब सवाल ये उठता, क्या मैं इसे रिकॉर्ड करूं या ना करूं? अब वहां जब गम की बात चल रही थी तो ऐसा बोला गया कि भाई फ्यूचर का गम है ना, फ्यूचर में मत मनाओ, आज ही मना लेना। ओके, अब सवाल है, ये तो गम नहीं, ये तो खुशी की बात है। ओके, आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोल रहे हो तो इसका मतलब आपको शायद आगे चल के 5,000 का प्रॉफिट मिल सकता। ओके, तो सवाल है ये एंटीसिपेटेड प्रॉफिट का मैं क्या करूं? इसे आज रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? जो खुशी मुझे बाद में मिलने वाली, वो खुशी मैं आज मनाऊं कि नहीं मनाऊं? अगर ऊपर देखोगे तो भाई गम तो हमने कल का आज मनाया। ओके, जो मुझे फ्यूचर में लॉस होगा उसे मैंने आज ही रिकॉर्ड कराया ना, उसका गम आज ही मना लिया ना। तो सवाल है जो मुझे प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला, उसकी खुशियां मैं क्या आज ही मना लूं? क्या आज ही पटाखे फोड़ दूं? ये मेरे सामने सवाल आ रहा। तो बच्चों, कंजर्वेटिज्म आपको क्या सिखाती है? मैंने आपको पहले ही बोला, कंजर्वेटिज्म सिखाती है आपको रोना। ओके, तो मतलब आपको फ्यूचर में लॉस होगा, उसका रोना आज ही रो लो, और फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसकी हंसी आज मत मनाना, उसकी खुशी आज मत मनाना। ये कौन सिखा रहा है? कंजर्वेटिज्म सिखाते भाई। कंजर्वेटिज्म बोलते बाबू तेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा ना, फ्यूचर किसने देखा है? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो उसकी खुशी आज मना के मत बैठ जाना। अरे समझे या नहीं समझे? बात समझ के लो। अब जैसे आपका रिजल्ट है, ओके, वैसे तो आप बड़े टैलेंटेड बच्चों सारे के सारे, और काफी इंटेलिजेंट भी लगे मेरे को, जितने भी टेस्ट वगैरह देख रहा हूं आपकी, तो इंटेलिजेंट तो डेफिनेटली हो, टैलेंटेड भी हो। ओके, अब ऐसा मान के चलो बच्चों, अपन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। ओके, तुम्हारे 10th के रिजल्ट अभी ऐसा पकड़ चलो 1 मंथ के अराउंड भले तुम सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड के हो। ओके, 1-1.5 महीने में सब जहां की वहां तुम्हारे रिजल्ट का काम हुआ। ठीक है, सही है क्या ये बात? ओके, अब ऐसा मान के चलो 1 डे बिफोर रिजल्ट, 1 डे बिफोर रिजल्ट, ये हम लोग 10 दिन पहले पकड़ते रिजल्ट के। आपने जब पेपर लिखा होगा तब आप लोग एक कैलकुलेशन करते हो कि भाई मेरे को यहाँ पे इतने, यहाँ पे उतने, इतने इतने मार्क्स आएंगे और इतना मेरा टोटल रहेगा, इतना मेरा टोटल परसेंट आना चाहिए। ये एस्टिमेशन आप लोगों ने भी किया होगा। अब कुछ लोगों के एस्टिमेशन में शायद आ चुका होगा कि भाई 90% से ज्यादा ही मिलने वाले। मेरे को एक बात बताओ, आपने जब एस्टिमेट किया था कि बाबा 90% से ऊपर मार्क आएंगे, तो क्या आप तभी खुशी के मारे उछलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, पेड़े बांटने लगे? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे। अरे काहे का वेट कर रहे थे? रिजल्ट आने का। ओके,
तो मतलब क्या हुआ, देखो आपने एस्टिमेट तो कर लिया था ना कि मेरा रिजल्ट इतना इतना आएगा, 90% प्लस आएगा, बट आपने उसकी खुशियां मनाई क्या? नहीं मनाई। पेड़े बांटे क्या? नहीं बांटे। क्यों नहीं बांटे बच्चों? आपके दिल में से कहीं ना कहीं आवाज निकलती है कि बाबा रिजल्ट आने दे। अपन बोल रहे 95%, बट एक आधी बार 90 च आ गए तो क्या, हाँ 85 च आ गए तो क्या, 80 आ गए तो क्या, ये दिल में डर कहीं ना कहीं होता तो है। और बस वही चीज यहीं पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज कंजर्वेटिज्म में भी यही बातें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म भी यही बोलती कि बाबा फ्यूचर में प्रॉफिट होगा ना, तो कल किसने देखा, वो बोलते ना देखा है किसने कल, वो आपने गाना भी सुना होगा, देखा है किसने कल। अरे कल किसने देखा? आज हम एस्टिमेट कर रहे कि कल चल के प्रॉफिट होगा, बट हो सकता है कि कल आपको प्रॉफिट ही ना मिले। तो इसके लिए उसकी खुशियां आज मत मनाओ। ओके, तो सीधा सा मेरा जवाब, एस्टिमेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड करने का क्या? तो जवाब है एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करना। हाँ, लेकिन एस्टिमेटेड लॉस रिकॉर्ड करना क्या? जी हां, एस्टिमेटेड लॉस रिकॉर्ड कर देना। अब आप ही सोच के देखो ना बच्चों, आपके पेपर सब अच्छे चले जाते, तब आप लेकिन लगता है 95% आने वाले एस्टिमेट कर लिया, बट आप खुशी नहीं मनाते हो अंटिल आपका रिजल्ट आ जाए। बट एक आधी बार एक आधा पेपर खुदा न खास्ता खराब जाए, तो आप लोग रोना धोना तब से ही स्टार्ट करते हो। अरे मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? आपको अच्छे से पता है एक आधा पेपर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं गया, बेटा आपका बेटा फेल वेल का तो सवाल ही नहीं आप लोगों का, आप तो बड़े ब्रिलियंट बच्चे हो, छोड़ दो वो बात, आपके दायरे से नहीं है। मैं क्या बात बोल रहा हूं, आपकी एक्सपेक्टेशन। अब कुछ कुछ बच्चे होते हैं, नहीं मेरे को मैच में 100 में से 100 ही लाने का है। ओके, ऐसे कुछ बच्चे होंगे आप में से, कुछ एक टारगेट रखते हैं, तो वो टारगेट के हिसाब से अगर आपका पेपर नहीं जाता है, तो आप तब से रोना चालू कर देते हो, अरे यार मेरा ये पेपर डिफिकल्ट गया, इसमें यहां पे और ज्यादा मिल सकते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। कितनी तो आप बातें करते हो। इन शॉर्ट, अरे बेटा आप भी अपने खुद के लाइफ में कंजर्वेटिज्म ही फॉलो करते हो। रोने की बारी आई तो आप एडवांस में रो लेते, खुशियां मनानी है तो खुशियां बाद में मनाते, जब कंफर्मेशन मिल जाता है तब। दिस इज नथिंग बट द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर मैं अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को, देखो ये कॉन्सेप्ट इसके लिए भी इतना खींच रहा हूं क्योंकि आपको ये सीए फाउंडेशन में पकड़ के चलो, मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट पे पक्का 4 मार्क्स के करीब करीब क्वेश्चन आता है, और उसमें सबसे उनकी फेवरेट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए भी हम लोग खींच रहे हैं। ओके, तो अब ये कंजर्वेटिज्म को अगर मैं कंक्लूड करूं, ओके, कंजर्वेटिज्म को अगर हम लोग कंक्लूड करने लग जाए तो कैसे कंक्लूड करेंगे? तो बहुत सिंपल है बच्चों, कंजर्वेटिज्म सेज दैट ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस should be recorded. Okay, should be recorded. All anticipated profit, all anticipated profit should not be recorded. Okay, should not be recorded. इसका मतलब क्या हो रहा बच्चों? मतलब बड़ा सीधा सा है, कंजर्वेटिज्म बस एक बात बोलती है, तुम्हारे जितने एंटीसिपेटेड लॉस होंगे, मतलब फ्यूचर में तुमको जहां जहां लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी लग रही, उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर देना। और जो अगर लग रहा कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता, तो वो जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आप उसे रिकॉर्ड मत करो। मतलब बिजनेस के हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट में फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करने का, हाँ फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड कर देने का, इसको तो बोलते ना बेटा रोना। मतलब पता है कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो हम लोग ना रो रहे ना हंस रहे, हम शांत बैठ रहे, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। हाँ, बट जब पता चल रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो हम रोना धोना आज से कर रहे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है आपकी, कौन सी बताना, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलो अब हम अंदर जाके पढ़ते हैं। मैंने आपको नोट्स वाइज भी बता दिया है कि भाई आपको क्या लिखना है क्या नहीं, तो ये बता दिया। बस ये स्लोगन याद रखो इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, जो एंटीसिपेटेड लॉस होगा उसको रिकॉर्ड कर दो, और जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है, मतलब जो आपको लग रहा
कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता, तो उसे आप लोग कभी रिकॉर्ड मत करना। ओके, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, while recording the business transaction we have to anticipate no profit but provide for all possible losses। बस लैंग्वेज बदली है और कुछ नहीं, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट कर दी और बाकी कुछ नहीं। देखो, while recording the business transaction, जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो वहां पे क्या बोला है, we have to anticipate no profit, मतलब प्रॉफिट को एंटीसिपेट मत करो, मतलब जो भी आपका एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है उसे रिकॉर्ड मत करो, बट प्रोवाइड फॉर बोला तो वहां पे लिख दो, इसका मतलब होगा रिकॉर्ड करो। प्रोवाइड फॉर का मतलब क्या लिखेंगे वहां पे, रिकॉर्ड करो। ओके, तो वो बोलता है भाई आप एंटीसिपेट मत करो प्रॉफिट को, प्रॉफिट का स्पेकुलेशन मत खेलो कि भाई हमको इतना प्रॉफिट होने वाला है, वो खेलो मत। हाँ, लेकिन अगर कोई पॉसिबल लॉस अगर लगता कि भाई यहाँ पे अपना अपना इतना इतना लॉस हो सकता, तो उसके लिए प्रोविजन बना के रखो, उसको बराबर रिकॉर्ड करके रख दो। ऐसा ही आपको कौन सिखाती, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सिखाती। ओके, इट इनकरेजेस सर्टेन सीक्रेट रिजर्व्स बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट द लॉसेस। अब देखो होता क्या है भाई, जब अपने को पता है कि बाबा फ्यूचर में लॉस हो सकता, तो उसकी प्रोविजन आप आज से ही बना के रखते हो ना। अब जैसे पता है आपको, लेट्स से अब जनरली मैं बड़े बेसिक से एग्जांपल देता हूं आपको। ओके, पर्सनल लाइफ के एग्जांपल दिया तो वो ज्यादा समझता, और उसके बाद मैं आपको ये बिजनेस के एग्जांपल से बताऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो कोई घर में अगर बच्ची है, लड़की है, तो उसकी जब शादी होने की एज आ जाती है तो पापा लोग क्या करते, पहले से कुछ पैसा साइड में इकट्ठा करने लग जाते हैं। ओके, क्यों, पता है ना पॉसिबल लॉस, अरे भाई लॉस ही हो गया ना उनके लिए, खर्चा होने वाला है, तो तब जाके झटका ना लगे एकदम से पैसों का, तो इसके लिए वो लोग क्या करते बताना, पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं। बस एग्जैक्टली बिजनेस में भी वैसा ही होता बच्चों, बिजनेस में भी पता नहीं कब क्या कंटिंजेंसी आ जाए। अब जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, मेरे को बताओ किसने सोचा था ऐसा हो सकता है, ओके, कि कोरोना नाम की बीमारी आएंगी, पूरा इंडिया बंद, पूरा वर्ल्ड बंद, और सिर्फ घर में बैठे। ओके, तो किसी ने सोचा था ऐसा कुछ होगा, नहीं सोचा था। तो कंटिंजेंसी जो है ना बच्चों, वो बोल के नहीं आती, कभी भी कुछ भी हैपन हो सकता। तो बिजनेस में भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। दैट इज व्हाई नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करते, जो भी लॉस हो सकता ना फ्यूचर में, तो उसके लिए पहले से साइड में पैसा बचा के रखते, उसको बोलते प्रोविजन बना के रखी, उसको बोलते रिजर्व करके रखा है पैसा। ओके, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, रिजर्व्स। ओके, तो कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है बच्चों, फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी आए तो उसको टैकल करने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए कुछ पैसा साइड में निकाल के रखते, उसको आप लोग रिजर्व्स बोल सकते हो। They will be called as what your reserves। ठीक है, the income statement may show lower income and the balance sheet overstates the liabilities and understates the asset। okay, अब ये कंजर्वेटिज्म की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट, बेटा इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, तो ध्यान में रखना, इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा बताना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो मिलेगा, उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। जब भी आप कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, इट मे शो लोअर इनकम, कंजर्वेटिज्म से आपकी इनकम लोअर होने लग जाएगी। ओके, ये हमेशा याद रखना, इससे क्या होगा बताना, इनकम आपकी लोअर दिखने लगेगी। अब क्यों आपकी इनकम लोअर दिखने लगेगी, क्यों आपकी इनकम कम दिखने लगेगी, तो बेटा रीजन तो आपके ऊपर है ना, आप सारे एंटीसिपेटेड लॉसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है, जो लॉस आज नहीं हुआ फ्यूचर में होगा, उसको मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा, और जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो सीधी सी बात है ना, फ्यूचर के प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बट फ्यूचर के लॉस चुन चुन के रिकॉर्ड कर दे रहे, तो कहां से आपकी इनकम ज्यादा दिखेगी, इनकम तो कम ही दिखने वाली है। अरे बात समझे या नहीं समझे,
ओके। तो इनकम तो आपकी क्या होती है, हमेशा अंडर स्टेट होती है, कम होती है। ओके, तो हमेशा याद रखो इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम, कम इनकम दिखेगी आपके इस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की वजह से। ओके, एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पता है आपको, आई होप। बैलेंस शीट के दो साइड, ओके, एक लाइबिलिटी साइड होता, एक असेट साइड होता, सही है क्या? तो बैलेंस शीट शोज ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी। देखो ओवर स्टेट का मतलब क्या होता है, यहां जो ये ओवर स्टेट लिखा है ना बच्चों, इसका मतलब होता है टोटल ज्यादा दिखना। ओके, टोटल ज्यादा दिखना, उसको क्या बोलते बताना, ओवर स्टेट। मतलब अगर मान लो कोई असेट की टोटल है 1000, क्या बोल रहा हूं, कोई असेट की टोटल कितनी है बताना, वैसे तो 1000 है, बट आप बता रहे हो कितना, उसको 1200 बता रहे हो। 1000 टोटल थी बट आप कितना बता रहे हो, 1200 बता रहे हो, मतलब ज्यादा टोटल बता रहे हो, तो इसको बोलते ओवर स्टेटमेंट। ओके, तो हमेशा याद रखो आपका ओवर स्टेटमेंट किसको बोलता है बताना, ओवर स्टेटमेंट बोलते हैं ज्यादा टोटल होने को। बट हमेशा याद रखो आप जब कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हो तो लाइबिलिटी ओवर स्टेट होती है, मतलब लाइबिलिटीज की टोटल आपको ज्यादा होते हुए नजर आएगी। ठीक है, हाँ, ओवर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड। क्यों लाइबिलिटी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि बच्चों आप फ्यूचर के लॉस आज ही रिकॉर्ड कर रहे, तो वो लॉसेस से आपको पे करना पड़ सकता, तो वो लाइबिलिटी हो रही, तो आपकी लाइबिलिटी ओवर स्टेट होने लगेंगी, और उसके अपोजिट आपकी जो असेट्स है, असेट्स आपके अंडर स्टेट होने लग जाएंगे। ओके, असेट आपके अंडर स्टेट होने लग जाएंगे। अंडर स्टेट का मतलब होता है टोटल कम होना। ओके, टोटलिंग कम होना, मतलब 1000 का कोई आइटम है, 1000 का आइटम कोई है, तो उसकी टोटल आप कितना बता रहे, सिर्फ 800 ही बता रहे, तो इसको बोलते हैं असेट अंडर स्टेट होना। ओके, तो हमेशा याद रखो जब भी आप कंजर्वेटिज्म फॉलो करोगे बिजनेस में, तो ये तीन बातें तो डेफिनेटली होने वाली। चलो फटाफट मेरे को बताना क्या हो सकता है कंजर्वेटिज्म की वजह से। तो आपने बोलना सर इनकम कम हो जाती। अरे क्यों इनकम कम हो जाती, क्योंकि आप सारे एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड कर रहे, मतलब जो फ्यूचर में लॉस होने वाला उसको मैं आज रिकॉर्ड कर रहा, और जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला उसे मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो इससे मेरा मतलब साफ हो गया कि भाई आपकी इनकम तो कम ही दिखेगी, लाइबिलिटी ज्यादा दिखेगी, मतलब लोगों को जो देना बाकी है वो ज्यादा नजर आएगा, और असेट आपकी कम दिखाई देगी। एसेट बोले तो जो प्रॉपर्टीज है आपकी वो कम दिखाई देने लगती है। अब वो क्यों होती है, जब आगे कुछ हम लोग चैप्टर्स आगे जाएंगे तो आपको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो दिस इज योर नथिंग बट द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आई होप आपके दिमाग में गया होगा। ओके, द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री, एग्जाम्पल दिया इसका। अच्छा, ये यहां पे एक लाइन और दी है, दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ। ओके, सेफ खेलो भाई। ओके, सेफ खेलना कैसे, हाँ, प्रॉफिट हो रहा तो रिकॉर्ड नहीं करने का, और लॉस हो रहा तो रिकॉर्ड करने का। मतलब आपको नहीं लगता कि अपन बहुत सेफर साइड है भाई, अगर समझो फ्यूचर तक के लॉस आप आज रिकॉर्ड कर दे रहे, तो फिर मेरे पास में जो प्रॉफिट का फिगर आएगा ना, तो मैं तो बोल सकता हूं भाई ये पक्का पक्का मेरे जेब में ही जाएगा, ये फिक्स हो जाता। ओके, कंजर्वेटिव सोचते हैं ना बहुत लोग, इसको तो बोलते हैं कंजर्वेटिव सोचना। मतलब अपन लॉसेस पूरे रिकॉर्ड कर देते बट प्रॉफिट ही रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर वैसा करने के बावजूद अगर आपको कोई प्रॉफिट मिलता तो वो तो आपके पक्का पक्का जेब में ही जाएगा। ओके, वहां पे कोई इफ्स एंड बट नहीं चलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट 25,000। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही नहीं पता क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूं बेटा। मैंने मान के चलो 50,000 के गुड्स परचेस किए थे। मैंने क्या किया था, 50,000 के गुड्स परचेस किए। परचेस करने का मतलब है खरीदी करना। ओके, तो मैंने कितना परचेस किया था, 50,000 के गुड्स को परचेस किया था, और मैंने सेल किया 30,000 के गुड्स को। मैंने सेल कितना किया, 30,000 के गुड्स को। परचेस कितने की किया, 50,000 के। सेल कितने की किया, 30,000 के। तो जो यहां पे 20,000 जो पेंडिंग पड़ रहा ना बच्चों, ये 20,000 को क्या बोला जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये 20,000 को हम लोग क्या बोलने वाले, आपका
क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ओके, मतलब जो स्टॉक में पड़ा है, मेरे पास आया 50,000 का गुड्स और गया 30 का, तो बचा कितने का? 20 का। तो ये जो 20 है ना, दिस विल बी माय व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री वैल्यूड एट 25,000, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हमने जितने में परचेस किया वो था 25,000 का क्लोजिंग स्टॉक एंड 35,000 इज मार्केट प्राइस। बट व्हाइल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स 25,000 विल बी कंसिडरिंग बीइंग द लोवेस्ट ऑफ ऑल। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का मसला ये होता है, वैसे तो आगे बहुत डिटेल में आना है आपको, बट फिलहाल के लिए समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक बोले तो आपको समझा होगा, हमने जो परचेस किया उसमें से जो बेचा, वो बेचने के बाद भी जो बचा, वो बचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। वॉट एवर अमाउंट ऑफ गुड्स यू आर विथ, या आपके साथ में जो भी अमाउंट होंगी उसको आप लोग क्या बोलने वाले? क्लोजिंग स्टॉक बोलोगे। अब क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट का मतलब हमने जितने में परचेस किया होगा वो स्टॉक। तो हमने कितने में परचेस किया था? 25,000 में, तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 25,000, बट उस स्टॉक को मार्केट में बेचा जा सकता है 35,000 में। मैं आपको वही बता रहा था, हमने परचेस किया था 25 में और उसको मार्केट में बेचा जा सकता है कल चल के 35,000 में। तो क्या आप उसे 35,000 में रिकॉर्ड करना चाहोगे? क्या आज आप लोग वो 10,000 का प्रॉफिट बुक करना चाहोगे क्या? तो जवाब है नहीं करेंगे, चाहे भी तो बुक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलती है बच्चों? फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा ना, तो वो कंफर्म होने के बाद ही आप उसको क्या करना? रिकॉर्ड करना। और जो आपको आज के डेट में पता है कि ये हमको लॉस वगैरह होने वाला है, तो वो आपने आज का आज ही रिकॉर्ड करना। दिस इज नथिंग बट योर व्हाट? दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आई होप सबके दिमाग में गई होंगी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इट इज नथिंग बट योर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आगे देखनी है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्रूवल, ड्यूअल एस्पेक्ट, डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी, एंड आफ्टर दैट हमको और देखनी है मैचिंग कॉन्सेप्ट भी। बट सारी कॉन्सेप्ट मैं जैसे बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमको यहाँ एक एक करके आराम आराम से सारी देखनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको क्या करेंगे? आराम आराम से ही देखेंगे। ओके, आई होप आपको ये आज तक का, अभी तक का ये सारा कॉन्सेप्ट का पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने अभी तक बेसिकली बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी और कंजर्वेटिज्म, ये 5 कॉन्सेप्ट हमने हमारी तरफ से कर लिए। ओके, थैंक यू।